जय उत्तराखंड दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। वैसा माउंटेन आपके लिए गांव गांव की खबर, घर घर की खबर हमेशा लाता रहा है। लेकिन वैसा माउंटेन का मकसद आज आपको बताने जा रहे हैं कि वैसा माउंटेन हमेशा चाहा है कि पहाड़ का जो 2000 गांव, 3000 स्कूल जो बंद हुए हैं, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था जिस तरह से वहाँ चरमर अवस्था में है, उसके लिए एक मात्र हम लोग काफ़ी सालों से चकबंदी का एक बिगुल बजा रखा है और 4 दशकों से चल रहा है चकबंदी अभियान, अभी तक धरातल पर नहीं उतरा। दोस्तों, हम ये बताना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार क्यों होता रहा है। हमने जब उत्तराखंड मांगा था तो उसका कारण यही था कि उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड का उत्थान नहीं हो रहा था, इसलिए उत्तराखंड की मांग बढ़ी। लेकिन 19 साल बीत जाने के बाद ये जो 20वां साल लग रहा है, आज भी हमारी विकास उत्थान की जगह पलायन ने जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ा है, जिस तरह से 2000 गाँवों को भूतिया जो सरकारी आंकड़ा है हुए हैं, उनके कारण क्या है? इसका कारण मेन यही रहा है कि हमारे उत्तराखंड में कभी कोई नीतियाँ सही से बनी ही नहीं, ना वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि उत्तराखंड की मांग पहाड़ की मांग थी और पहाड़ की मांग की वजह से कभी भी वहाँ के लिए वहाँ की सरकारों ने सही से नहीं सोचा। और उसका कारण ये रहा कि हम लोग अपने रोजगार के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपनी चिकित्सा के लिए, इन सुविधाओं को लेने के लिए हम लगातार प्लान करते रहे और सरकार आके मुझे बैठी रही, लगातार प्लान आयोग बनाती रही, लेकिन उस प्लान आयोग के आज तक की कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। क्यों दोस्तों? चकबंदी क्यों हमारे उत्तराखंड की लाइफ लाइन को बदल सकती है, उसके लिए आज हम थोड़ा सा आपके सामने कुछ बताना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड में चकबंदी की मांग के बीच में पिस रही है चकबंदी क्यों इस तरह से आज धरातल पर नहीं है। आज इसलिए बात करने का मौका मिला है। क्यों? क्योंकि 2 कारण हैं। पहला कारण कि जिस तरह से प्लान आयोग बनाकर घर वापसी की बात की जा रही थी, इस कोरोना महामारी में वो कर दिखाया कि लोग आज की डेट में 3 लाख से ऊपर लोग उत्तराखंड में वापस गए हैं, जबकि ये आंकड़े अभी बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तो अभी वैसा मोटा मोटा आंकड़ा है, क्योंकि 40 लाख से आसपास के लोग दिल्ली एनसीआर में बसते हैं, मुंबई हो गया, जयपुर हो गया, फॉरेन हो गए, कई लोग वापसी प्लान कर रहे हैं, ये आंकड़ा बढ़ सकता है। और इसका सबसे बड़ा ये चीज़ है कि वहाँ रोजगार कैसे दिया जाए, उन्हें स्वरोजगार कैसे बनाया जाए, उनको पैरों में कैसे खड़ा किया जाए। सरकार के पास कोई नीतियाँ नहीं है। और हमारी ये मांग है कि हमने कभी सरकार से नहीं कहा कि नौकरियाँ दो, हमने कभी सरकार से ये नहीं कहा कि हमें सुविधाएं दो, हमने ये कहा है कि चकबंदी की मांग करो। चकबंदी से घर वापसी होगी, लोग वहाँ रोजगार करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा के लिए लड़ना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। और 4 दशकों से चल रही ये चकबंदी की मांग हमेशा सरकारें चुन-चुना ही पढ़ाती रही हैं। आज हम आपको उत्तराखंड में चकबंदी की छोटी सी चीज़ पे संक्षिप्त बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हम अगर नीतियों की बात करेंगे, अगर हम नियमावली की बात करेंगे, हम बहुत बड़ी चीज़ों की बात करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम संक्षिप्त में आपको समझाना चाह रहे हैं। चकबंदी की मांग देखिए कब से उठी। सबसे पहले देखिए, जब उत्तराखंड की मांग बढ़ी तो उत्तराखंड क्रांति दल जो एक क्षेत्रीय पार्टी थी, जिसने उत्तराखंड के जल जंगल जमीन के नाम पर एक लड़ाई लड़ी और राजनीतिक पार्टी बनी, उसने अपने मैन्युफैक्चरों में जल जंगल और जमीन में भूमि बंदोबस्ती और चकबंदी की बात की। परंतु धीरे धीरे ये मांग बढ़ती चली गई और आज उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड क्रांति दल भी हाशिए पे बैठी है। उसी तरह से आज उसके मैन्युफैक्चरर भी हाशिए पे बैठ चुके हैं। ना वो गैरसैंण का मुद्दा हो, चाहे वो राजधानी का मुद्दे से लेकर चकबंदी हो, भूमि बंदोबस्ती हो, वहाँ के प्लान का हो या जल जंगल जमीन पे हो, ये पार्टी कहीं न कहीं चरमरा गई है और उसके सिद्धांत हुई। इसका सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आया जब 1982 में गणेश सिंह गरीब सूला गांव का जिखल ब्लॉक के गणेश सिंह गरीब सूला पट्टी ब्लॉक कलदिखाल डिस्ट्रिक्ट बॉडी गढ़वाल के एक शख्स ने अपने गांव में जाकर जब यह कहा कि चकबंदी की बात तो करते हो, लेकिन चकबंदी पहले खुद करके तो दिखाओ। आप खुद दिल्ली में बैठे हो, पर दिल्ली में शहर में बैठ के बोलना बहुत आसान है, लेकिन गाँव में रहकर दिखाइए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग सौतेला व्यवहार से रहे हैं और राजनीतिक दलों ने हमारे लिए क्या किया क्या नहीं किया उस पर कभी नहीं बोलते।
हम लोग अपने उन लोगों के लिए जो सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक संस्था नाकर्म के लिए काम करते हैं, उन पर ही उंगलियां उठती है। क्यों? क्योंकि हम लोग आदी हो चुके हैं। अंग्रेजों के टाइम पे हमने साहा दौरा और उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश में हमने सुतेला व्यवहार किया, और आज जब हमारे ही जनप्रतिनिधि, अपना मुख्यमंत्री, अपना सांसद, अपना जनप्रतिनिधि है, तब भी हम सुतेला व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए हमें आदत है और हमने चकबंदी सुना नहीं, जबकि पूरे ही हिंदुस्तान के अंदर चकबंदी की व्यवस्था है। और उत्तराखंड की अगर बात है, सुतेला व्यवहार 1962 से लेकर आज तक हमारे यहाँ भूमि बंदोबस्ती नहीं हुई है, और 1962 की भूमि बंदोबस्त भी आधी अधूरी है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं गणेश सिंह गरीब जी ने क्या किया। उन्होंने दिल्ली से अपना व्यवसाय बंद किया, अपना मकान बेचा, अपने बच्चों को लेकर गाँव गए। गाँव में जाके उन्होंने कहा जी दिल्ली घूमे आ गया, आओ चकबंदी करते हैं मिलके, चकबंदी का बिगुल बजाते हैं। गाँव वाले इस पर राजी नहीं हुए, तो उन्होंने सटवारे बंटवारे के द्वारा अपनी उपजाऊ जमीन गाँव को देकर, और एक बगल में जो पूरा आपको दिखा रहे हैं पीछे विजुअल, 16 गाँव में ये बंजर जमीन को अपना किया और उसमें चकबंदी करके काम करना शुरू किया। ये आप जो चेक देख रहे हैं, ये उत्तराखंड में चकबंदी की अलग जगाने वाले चकबंदी के प्रणेता श्री गणेश गरीब जी का है। 16 गांव कलजी खाल पौड़ी गढ़वाल के अंदर, जिन्होंने एक उदाहरण पेश किया 1981 में। उन्होंने सटवारा बंटवारा किया, सटवारे बंटारे में उनको अच्छी ज़मीन दी नहीं गई, उनको बंजर ज़मीन दी गई, उन्होंने इसको लिया। ये पूरा जो चेक देख रहे हैं ऊपर से नीचे, पूरा इसमें मलबा था, सड़क का मलबा, पूरे पत्थर ही पत्थर। उन्होंने इस पर अपना काम शुरू किया, लोगों को एग्जाम्पल दिया, साग सब्जियां फलदार वृक्ष उगाए गए। उत्तराखंड में अब तक 40 साल के संघर्ष के समझिए या प्रयास के बाद आज जो हम देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड बुरी तरह उजड़ रहा है। तो इसको बसाने के लिए पहली ज़रूरत अगर है तो ये है कि हम अपनी जो ज़मीन है, अपनी खेती है, उससे जुड़ें। और उसको जुड़ने के लिए ये तो चकबंदी का कहा, और ना ही चकबंदी के लिए कोई अभी तक नियम कानून बनाए, खाली जवानी रूप से तो समर्थन करते रहे, लेकिन होना जैसा चाहिए, जिस तरीके से, जिस सिस्टम से होना चाहिए, वो नहीं किया गया। आप भी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, या जो लोग भी है, वो इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें, साहित्य निकाले और जनता के सामने एक व्यापक चीज, जैसे सरकार परिवार नियोजन के विषय में, पर्यावरण के विषय में व्यापक प्रचार प्रसार करते मीडिया के माध्यम से रूप से कृषि के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि महिला जब तैयार हो जाएगी तो निश्चित रूप में काम भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो महिला ही असली किसान है। तो इस तरह से काम होगा। तो जितना यहाँ से कमा मुँह के ले गए थे वो उनको दिया। उन्होंने कहा अभी चेक मेरा रहने दो, मैं इस पर करके दिखाऊंगा। और उस चकबंदी अभियान में वो लग गए और गांव-गांव जाकर अपना ठेला लटकाकर हर जगह वह चकबंदी की बात करने लगे। कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, और साथ में दिया उनके बहुत ही बड़े हमारी सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार अल मोहन कोठियाल, जो सारथी की तरफ के साथ जुड़े रहे। पत्र व्यवहारिता हो या पत्रकारिता हो या न्यूज़पेपरों के थ्रू, वो लोग हमेशा दोनों के दोनों इस मुहिम को चलाते रहे। ये मुहिम धीरे धीरे चलती गई, हम लोगों को भी पता लगा, सबको पता लगा, लेकिन हम लोगों ने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तब हमारे यहाँ प्लान इतना नहीं था, लोग खेती कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वहाँ का प्लान बढ़ता गया, और तब जाकर चकबंदी समझ में आने लगी कि हमारे यहाँ कमर्शियल खेती नहीं होती है। हमने जब चकबंदी किया, अदर स्टेटों का आकलन किया, तो पता लगा वहाँ पर भूमि बंदोबस्ती और चकबंदी की व्यवस्था है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में दोहरा व्यवहार क्यों। तब इस अभियान में बहुत से हमारे भाई बंधु जुड़ने लगे, कई जगह से लोग इसमें आने लगे, पुराने जो लोग थे तहसीलदार वगैरह भी इसमें आने लगे, और यह मुहिम तेजी से बढ़ने लगी। इस मुहिम में एक और जहाँ गणेश गरीब जी अपना गांव में रहकर इस प्रकार कर रहे थे, केवल तिवारी जी कुमाऊं से आसाम में रहकर सरकारी पद पर होने के बाद वो अपने रानीखेत के लिए चकबंदी की लड़ाई लड़ रहे थे। रिटायरमेंट होने के बाद दोनों एक हुए और इस लड़ाई की मुहिम को और आगे बढ़ाया। इस लड़ाई में तेजी आई तब जब इसका नाम दिया गया गरीब क्रांति। गरीब क्रांति की इस मुहिम में जब धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, तो 2014 उत्तरांचल युवा प्रवासी समिति के बैनर तले जब सब संस्थाओं को एक किया गया, उत्तरांचल युवा प्रवासी समिति के द्वारा जनता मंत्र पर एक काफी बड़ा धरना दिया गया, जिसमें उत्तराखंड के सभी सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदुस्तान से जो लोग लड़ रहे थे, चाहे वो पंजाब से, हरियाणा से, वो जनता मंत्र में आए और दिल्ली एनसीआर के लोगों ने उनका भरपूर सहयोग किया। तब के पूर्व दिल्ली के जनता मंत्र से गूंजी है आवाज़, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया उत्तराखंड में चकबंदी हो। तब पूर्व
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वैच्छिक चकबंदी का एक चुनचुला पकड़ाया और कहा कि एक ग्राम सभा को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर वह चकबंदी करते हैं। परंतु आप जानते हैं कि हमारे पहाड़ों में स्वैच्छिक चकबंदी करना इतना आसान नहीं है। सटवारे बंटवारे से हमारे महबूब मानते नहीं हैं, कैसे करेंगे? तो तब ये लड़ाई और लड़ी गई कि नहीं, हमें चकबंदी चाहिए, हमें मंजूर है, लेकिन हमें कानूनन चकबंदी चाहिए और पहाड़ की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से वहाँ चकबंदी की जाए। ये मांग चलती रही। तब इसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2016 में एक एक्ट पास किया और इसमें चकबंदी की नियमावली के लिए कमेटी बिठाई और इस कमेटी में ने जब काम करना शुरू किया तो हमने उनसे जाके बात की तो वहाँ पर हमने उनकी नियमावली में कुछ संशोधनों की बात करी और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के साथ 2 बैठकें की गई। तब हमने उन्हें बताया था कि चकबंदी एक नया चीज़ है, लोगों को चकबंदी नहीं पता, तो इस नियमावली के बनाने के साथ साथ ब्लॉक स्तरों पर रोल मॉडल गाँव बनाया जाए और उस रोल मॉडल गाँव में चकबंदी की जो टीम काम कर रही है, जो चकबंदी आंदोलनकारी हैं, जो गरीब सिंह गरीब जी की टीम है, वो अपने प्रत्येक मॉडल गाँव में जाकर इस तरह की जानकारी दे सकती है। जो मैन पावर है, जो मनुष्य ने जितना काम किया उसका उचित मूल्य उसको नहीं मिल पाता था, क्योंकि पहाड़ में जगह जगह खेतें भी अलग हैं, कुछ जगह एक जोत यहाँ पे एक जो 2 किलोमीटर दूर है तो उसकी सारी ऊर्जा आने जाने में चल जाती है और वास्तविक मूल्य उसका नहीं मिल पाता खेती। इस बारे में अधिकारियों से पहले दौर की भी बात हो चुकी है और ब्लूप्रिंट तैयार करने का काम सौंपा जा चुका है। इसके अलावा किसानों की फसलों और फलों का सही मूल्य दिलाना, बिचौलियों को हटाना, अखरोट जैसे पहाड़ी मेवों और फलों को इंटरनेशनल मार्केट दिलवाना आदि शामिल है। तो जो मैंने आपसे कहा कि चकबंदी, कोऑपरेटिव फार्मिंग और स्वैच्छिक चकबंदी के माध्यम से एक तो वो करना, दूसरा बंदरों के, जानवरों के नुकसान के कारण भी लोगों ने खेती छोड़ी। परंतु इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। पत्र व्यवहार द्वारा उनसे रिपोर्टें मांगी गई, उसके बाद आगे लगानी पड़ी, लेकिन हमसे कभी भी कोई इस तरह की नियमावली कभी शेयर नहीं गई, इन्हें पता लगा कि क्या है। तब सरकार ने ये कहा था कि हम जो चकबंदी के हैं, चकबंदी में तहसीलदार हैं, चाहे वो पटवारी है या वहाँ चकबंदी के जो सह कर्मचारी हैं, उनकी भर्ती की जाएगी और जो भर्तियाँ भी नजर आते हैं। तब न्यूज़पेपरों के थ्रू हमें पता लगता है कि 6 गांव चिन्हित किए गए हैं रोल मॉडल के गाँव तौर पर। इन 6 गाँवों में 2 गांव थे पंचूर, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गांव, और दूसरा गांव था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का गाँव। हमने जब ये पेपर में पढ़ा, हमें कुछ नहीं पता लग रहा था, तो हमने कहा क्यों नहीं, जो गाँव रोल मॉडल के तौर पर उत्तराखंड सरकार हमें बता रही है, हमें इन गाँव का जाके दौरा करना चाहिए था। हम एक टीम बनाई, टीम का गठन किया गया जिसमें केवल तिवारी जी, एल मोहन कोठियाल स्वर्गीय हमारे एल कोठियाल जी, सतपाल नेगी, संजीव बड़ा कोटी टीम इन गाँव के भ्रमण पर निकली। जब इस गांव के भ्रमण पर निकले तो हम पहले पहुंचे थे पंचूर में योगी आदित्यनाथ के गांव। योगी आदित्यनाथ के गांव में हमने आनंद सिंह बिष्ट जी, जो बेचारे अब दुनिया में नहीं रहे, हम उनकी आत्मा में श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा को शांति मिले और भगवान को अपने चरणों में जगह दे। जो एक सरकारी अधिकारी के तौर पर सेवानिवृत्त थे, उन्होंने चकबंदी की बात को बहुत सही कहा। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ बैठक हुई है और हमारा जो राजस्व गाँव है, हम उस राजस्व गाँव के यहाँ पर कर रहे हैं और चकबंदी बहुत ही जल्द होगी। तब उन्होंने वादा किया था अगर सरकार नहीं करती है तो हम आपके साथ इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे। हमें बड़ा अच्छा लगा था, शादी है मुहिम आगे तेजी से बढ़ रही है। उसके बाद उत्तराखंड मुख्यमंत्री खेड़ा गाँव में वहाँ पर भी पता लगा कि एक मीटिंग तो की गई थी, परंतु उस मीटिंग में कुछ चकबंदी को अच्छी तरह से नहीं बताया गया था। इतना जरूर बताया गया था बिखरे हुए खेती को एक किया जा सकता है। देखिए, चकबंदी के कारण वहाँ के लोग अरबपति बने हुए आज जी, बगीचा लगा करके। तो गाँव वाले सहमत हैं इसमें, सारे लोग आए थे उस दिन मीटिंग में, प्रधान भी आए थे और मतलब ये चकबंदी अधिकारी भी आए थे यहाँ, और मतलब यहाँ के नायब तहसीलदार, पटवारी, कानून सारे आए थे। तो उन्होंने उस दिन वेरिफिकेशन किया थोड़ा सा लोगों को रिकॉर्ड से, कहीं कोई गलती थी किसी फर्जियत में तो वो भी सही किया उन्होंने। और वो कह गए थे कि हम 1 महीने बाद फिर आएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं। अब मैं इस संबंध में DM साहब से बात कर लूँगा। क्या ये मेरा सर, आपको क्या लगता है कि मतलब कि चकबंदी सिद्ध होनी चाहिए, और अगर इसमें है, क्योंकि आप एक ऐसी शख्सियत के गाँव से उनसे संबंध रखते हैं, अगर आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी होगा। क्या आप ऐसा मैसेज देना चाहते हैं हमारे पहाड़ के उत्तराखंड के उन बच्चों को जो प्लान कर चुके हैं, छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं, क्या उनको कहेंगे कि आप इस चकबंदी की मुहिम में शामिल हों? और आप भी बिल्कुल आएंगे, वो उनको बताएंगे, हम बताएंगे कि चकबंदी फायदे क्या हैं। हिमाचल प्रदेश का बहुत कम आदमी जो है आजकल जो है सर्विस में जा रहा है, उसके अपने वहाँ बगीचे हैं, दुनिया भर का होता है, तो वहीं जाता है, फल लेके आता है, राशन दे के चला जाता है।
तो यहाँ भी हो सकता है काम, सारा ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी प्रजातियाँ ऐसी हैं जो यहाँ पैदा हो जाती हैं। आम है, कटहल है, नींबू है, कागजी नींबू है, और अखरोट है, बादाम है, दवाई वाले पौधे यहाँ हो सकते हैं। यहाँ पे भी चकबंदी होनी है। यहाँ चकबंदी की टीम आई थी, चकबंदी अधिकारी आए थे। हम यहाँ गांव वालों से पता करना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, उनसे क्या बात मीटिंग हुई। ये हमारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का गाँव खेड़ा सिरा है। चकबंदी की टीम यहाँ आई थी क्या? जी सर, यहाँ आ रही थी। सभी गांव वाले के सामने मीटिंग बैठाई और मीटिंग बैठाने से ये हल निकला कि किसी का एक खेत वहाँ है, किसी का एक खेत यहाँ है, तो इसलिए लोग अधिक से प्लान कर रहे हैं गढ़वाल से। अगर किसी को एक सामने सभी खेत मिल जाए अपना, तो गांव में डेवलपमेंट ज़्यादा हो सकता है और होनी ही चाहिए। इसमें मतलब आवाज़ जो है कि हमको एक जगह में मिल जाएगी, तो हम एक जगह में बहुत काम दूर दूर जाने से एक जगह में कम समय में वो काम कर सकते हैं। कृषि का काम अच्छे प्रकार से हो सकता है। सर, आपको क्या लगता है कि आने वाली जनरेशन में अगर चकबंदी होगी तो क्या रिवर्स प्लान हो सकता है? यहाँ पे रिवर्स प्लान जरूर हो सकता है सर। हमारे बच्चों को पता नहीं हमारा खेत कहाँ पर है, ज़मीन हमें को पता नहीं। जब हमको एक सामने चक मिल जाएगा तो हमारे बच्चों को भी पता चल जाएगा कि हमारी खेत यहाँ पर है, हो सकती है। क्या आप मुख्यमंत्री गांव होने के नाते आप फोर्स डाल सकोगे कि जल्दी से जल्द हमारे गांव में चकबंदी हो? कर सकते हैं सर फोर्स हम, कि जल्दी जल्दी चकबंदी हो, हमारे खेतों का उनको पता चल जाए कि हमारे बच्चों को अभी तक खेतों का पता नहीं है। और चकबंदी से बहुत फायदे हो सकते हैं। वर्षों से जो सरकार ने चकबंदी में अपनी जो कुछ वादे किए थे कि हम 1 साल के अंदर 95 ब्लॉक के अंदर रोल मॉडल गाँव बनाएंगे, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज़ की नियमावली नहीं बनी है, ना उसकी नियमावली है, ना नीति है, ना कुछ उसके अभी उस पर कुछ उन्होंने अभी अपने रूल रेगुलेशन बनाए हैं, ना हमें दिया है। लगाएंगे ये खेत तो हमारे पास नहीं रहेंगे, जिसमें हम पेड़ लगाएंगे वो खेतों का चेक के दौरान किसी और के पास जाएगा। तो इससे अच्छा जिस दिन हमारा चेक मिल जाएगा हम उस दिन करेंगे और बढ़िया से करेंगे। इस इंतजार में जमीन छोड़ी तो वो जमीन जो है धीरे धीरे बंजर हो गई। बंजर होते होते आज उसमें भयंकर जंगल हो गए हैं। अब ये स्थिति हो गई है कि हम चकबंदी में बच्चों को अपने वो खेत भी नहीं बता पा रहे हैं कि हमारे खेत कहाँ है। हम तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं, आप साथ साथ में हम उनकी खबरें भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ हमने भ्रमण किया था। परंतु तब से अब 3 साल होने वाले हैं इसको, अब तक इस पर सरकार ने कुछ नहीं किया। और अब कोरोना काल में यह कहना कि चकबंदी एक्ट 2020 को मंजूरी दी जा रही है, लेकिन चकबंदी एक्ट 2016 कहाँ गया, उसका क्या हुआ? अब 2020 की बात है, लेकिन 2020 में भी ये निकल के आ रहा है कि यह सिर्फ हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे तराई क्षेत्रों के लिए है। परंतु सोचने वाली बात है जहाँ चकबंदी होती रही है बार, ये जरूरी है कि चकबंदी के 20 साल के बाद भी चकबंदी होती है, क्योंकि बंटवारे होते हैं, सटवारे होते हैं, लेकिन उत्तराखंड में तो आज तक नहीं हुई। तो उत्तराखंड के लिए एक्ट कब 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 कब? जबकि अब प्रवासी वापस आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम वहाँ रोजगार करें। क्या मनरेगा या छोटी मोटी दिहाड़ी से उनका काम चलेगा? नहीं। उन्हें वहाँ पर उनके खेतों के द्वारा कैसे उनको कॉमर्शियल खेती की जाए, कैसे उनको अपना खुद पैरों पे खड़े हो सकें, इसकी आज हम एक आपको संक्षिप्त स्टोरी भी दिखाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आपको बता रहे हैं चकबंदी है क्या। चकबंदी अगर आप बात करेंगे तराई क्षेत्रों में जाके तो सबको चकबंदी की बात होता है, हर किसान को पता है चकबंदी क्या होती है। लेकिन उत्तराखंड में चकबंदी नया है। उत्तराखंड में चकबंदी लोग ये भी सोचते हैं शायद ताड़ वाड़ा, जी नहीं। हम चकबंदी की आपको इस बात को इसलिए बताने जा रहे हैं कि चकबंदी है क्या। चकबंदी है कि आपकी जितनी भी भूमि बिखरी हुई है, एक खेत अगर यहाँ है, एक खेत यहाँ है, एक खाद ऊपर है, एक खेत ऊपर है, एक नीचे है, एक 2 किलोमीटर दूर है, एक 3 किलोमीटर दूर है। कई गाँव ऐसे भी हैं जो बॉर्डर क्षेत्र में है, उनको 2-3 किलोमीटर का भी उनके गाँव का दायरा है। तो अगर उनको खेती एक जगह मिल जाए, एक जगह उनकी पूरी भूमि अगर 50 नाली जमीन उसकी बिखरी हुई है, तो 50 नाली जमीन अगर एक जगह हो जाती तो उसमें कई फायदे हो सकते हैं कि एक तो बिखरी खेती की जगह एक चेक उनका बन जाएगा जो एक ही जगह में काम कर सकता है। उससे क्या फायदे होंगे कि एक चेक में खेती करने के बाद जो हम ट्रेडिशनल खेती करते हैं उसके साथ साथ हम कॉमर्शियल खेती भी कर सकते हैं। कॉमर्शियल खेती में कई चीज़ें आती हैं, जिसमें आप दुग्ध लगा लो, मुर्गी पालन लगा लो, उद्योग खोल सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, हम औषधियों से कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, हम हैड़ा बेड़ा आंवला जैसी चीज़ों को उगाकर जो जिसकी कीमत हज़ारों में होती है, इस तरह की खेती अपने हम एक चेक में कर सकते हैं। दूसरा कि अभी हम अगर मान लो कि हमारा कोई खेत आधा किलोमीटर है, 1 किलोमीटर दूर है, तो हमें अपने घर से अपनी गौशाला से हल लेके जाना, बैल लेके जाना, गोबर फेंकना, वहाँ की गुड़ाई करना, मतलब हर खेत में भागना पड़ता है। अगर एक जगह चेक हमारा होता है तो एक चेक में ही हम हर चीज़ें, हमारा जो शारीरिक परिश्रम है वो बचता है पहले, क्योंकि गाँव में यही हो रहा है कि शारीरिक परिश्रम ज़्यादा है
अब बंदर होने ज़्यादा हैं, तो दोनों चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, तो इसलिए लोग आदी भी हो गए हैं। उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं का फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी बिखरी खेती हम कर नहीं रही है, बंदर है, सुअर है, बार बार वही योजनाएं आ रही हैं। अभी जिस तरह से मैं प्रधानों से बात करता हूँ, वहाँ की ग्रामीण विकास योजनाएं देखता हूँ, बाबा मनरेगा का पैसा, बाबा लैट्रिन बाथरूम का पैसा, जब सब चीज़ें वहाँ हो चुकी हैं तो बाबा ये पैसा वहाँ क्यों? अगर मनरेगा के थ्रू ये चीज़ें लग रही हैं, अगर आपका चेक बन जाते, आपके गाँव में 15-20 परिवार लोग हैं और 15-20 चेक बनते हैं, 15-20 चेकों में वो रास्ते, चेक टू चेक रास्ता, हर चीज़ में वो पैसा लगता है, तो वो चेक भी आपके डेवलप होते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जितनी भी योजनाएं हमारे यहाँ आ रही हैं, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, चाहे सड़क की है, तो वो योजनाएं भी तो कहाँ लग रही हैं? चेक हमारे बनते हैं तो उन चेकों में वो पैसा जाता है, इसको डेवलपमेंट का पैसा जाता है। अब इन चीज़ों का कारण क्या है कि हम चकबंदी नहीं आते, लेकिन हिमाचल में अगर परमार ने चकबंदी ना की होती तो हिमाचल शायद हमसे भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ होता। लेकिन हिमाचल में क्या हुआ कि हिमाचल में चकबंदी की गई, उसकी वजह से वहाँ आज सेब के बागान है, वहाँ फल फ्रूट के बागान है, वहाँ रिवर्स प्लान हुआ, वहाँ घर वापसी भी, तो लोगों को रोजगार मिला, अपने खेतों से जुड़े। जो लोग खेतों से जुड़े तो उनको भी वहाँ पे दुकानों की जरूरत थी, उनको परचून की दुकान की जरूरत थी, वहाँ रेडीमेड की जरूरत थी, तो जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको दुकानें खोलने का मौका मिला, और इस तरह से वहाँ पर कुछ विकास योजनाएं बनी। और इसी तरह से हमारा उत्तराखंड भी किसी से पीछे नहीं है, हमारे यहाँ जमीन अच्छी है और जो जमीनें हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता ऐसे? तो हमारे यहाँ भौगोलिक स्थिति के आधार पर चकबंदी क्यों नहीं हो सकती, को बताने जा रहे हैं कि चकबंदी कैसे होती है। और चकबंदी में याद रखिएगा, चकबंदी कभी भी ग्राम सभा वाइज नहीं होती, ना ही गांव के वाइज होती है। इसमें राजस्व गांव का नक्शा लिया जाता है। राजस्व गांव का नक्शा पटवारी तहसीलदार किसी के पास भी हो सकता है, आप उसमें जाके देखें तो उसमें किस तरह से होगा। इसमें जो हमारे रिसर्च किया है हमारे चकबंदी के बहुत ही बड़े कार्यकर्ता केवल तिवारी जी ने, देखिए किस तरह से उनकी रिपोर्ट है कि यहाँ मिलती है यही सड़क इधर से होकर के यहाँ मिलती है। तो हमारी एरिया पूरी ये है, ऊपर अब चिल्लर वाला है, चिल्लर वाला डिग्री कॉलेज के अंदर भी हमारी जमीन है, ग्राम सभा झलोड़ी की। अच्छा। झलोड़ी यहाँ से शुरू होता है और वहाँ चिल्लर वाला जाके खत्म होता है। तो इसके अंदर जमीन करीब आपकी करीब 6000 वाली से ऊपर है। तो जिसमें से ऐसा निर्णय लिया हमारे सभी ग्रामवासियों ने कि ये सड़क से ऊपर कुछ जमीनें यहाँ दिख रही हैं और इसमें कई अदला बदली चल रहा है, तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। लोगों ने कहा साहब उस पोर्शन को छोड़ के इस पोर्शन को लिया जाए, इसमें कहीं कोई जमीन अभी तक अदला बदली या किसी किस्म का वो जो सेल परचेज वाली बात है वो नहीं हुई है। लिहाजा इसमें अगर लेते हैं तो इसमें सारा चीड़ और पूरी वगैरह होने की वजह से जमीनें कम्प्लीटली बर्बाद है। तो ये डिसीजन लिया गया कि इस सड़क से नीचे, और वो भी सड़क से नीचे 2-4 खेत छोड़ करके, क्योंकि सड़क के जस्ट नदी खेत है कॉमर्शियल है और कॉमर्शियल होने के लोग थोड़ा सा उसमें सब चाहते हैं कि यार कैसे हम कहते हैं, तो हमने कहा ओके आप अपना खेत वहीं रखिए और उसको छोड़ करके हम 2-4 खेत छोड़ करके ये जो ग्रीन लाइन हमने दी है, इसी ग्रीन लाइन को ये लेकर के ये हमने यहाँ गाँव छोड़ दिया, खिड़की से रिलेटेड जो नदी के गाँव छोड़ दिए। उसके बाद ये भटूरिया गाँव है दूसरा जिसमें हम रहते हैं, इसको भी छोड़ दिया। ये छोड़ने के बाद कॉमर्शियल से छोड़ दिया जाए, हाँ, तो उसको हम उसे चेकआउट करते हैं, हम उसे कीमत बनूसर नहीं लगाएंगे, तो जिसके पास है उसके पास रहेगा। हाँ, लेकिन हम चकबंदी लेते हैं, अच्छा, लेकिन वो जिसके पास रहेगा जो तो छेड़छाड़ नहीं होगी, उनके नाम ही हो जाएगा। बहुत अच्छा, हम ये चाहेंगे बल्कि ना कि जिसके ये हमारा खेत है उसको चेक नहीं दे दिया जाए, उसकी जमीन अगर ठीक ठाक अगर बनता है ऐसा सिचुएशन। नहीं सर, साफ ही रह रहे हैं। अच्छा, कि जैसे आपने ये नियरेस्ट लैंड बहुत इंपॉर्टेंट लैंड है, तो ये गांव को आउट करते हुए और इस वजह से हम ये आते यहाँ पर ये गांव है खटगोली गांव से भी अगर जरूरत पड़े तो हमारी इस एरिया है ना, हम इधर को ले जा सकते हैं इसको, बट उसमें हमने जल्दीबाजी में ये नक्शा ऐसे कर पा देंगे ना, ऐसा ना करके तो यूं करके ले जाया जा सकता है, गाँव को छोड़ देंगे बीच में, है ना। अब ये आगे कैसे समय आते रहेगा तो वो चेंज होते रहेगा, सिचुएशन बदलती जाएगी। तो इस वजह से ये ले करके हमारा लास्ट ये गया और यहाँ से वापस हम यहाँ मिल गए। अब इसमें ये पोर्शन भी हमने देखा कि ये एक रोड और यही रोड जो आगे जा रही है, आगे जाके कहीं से कट करके ये द्वाराहाट के लिए रोड और निकली है जी। तो अब हमारे पास में 2 रोड तो ऑलरेडी गवर्नमेंट द्वारा सैंक्शन एंड नाउ ऑन फंक्शनिंग, ये और ये सड़क। हमने कहा साहब ये सड़क और सड़क के बीच काफी दूरी पड़ती है, लोगों को जब चेक मिलेंगे तो वो सब अपने चेक बंद कर देंगे, तो कल को रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो लोगों ने कहा था हमारे चेकों को भी सड़क चाहिए, हमने कहा ओके, तो एक नई सड़क का हमने प्रपोजल यहाँ से दिया है। ये सड़क जो आगे द्वाराहाट के लिए जा रही है, यहाँ आगे कारचुली है, ये कारचुली ग्राम सभा में घुसती है, कारचुली ग्राम सभा घुस करके ये आगे जाकर के एक दिन द्वाराहाट लिंक करेंगे, बाद में इसको कवर करेंगे, प्रोवाइडेड अभी हम इसको
यहाँ जमीनी वो नक्शे में इसको रखे ताकि कोई इनक्रॉस ना करे, उसको अतिक्रमण ना करे बाद में। अब इस वजह से चक जो होंगे इसके अंदर बनेंगे, तो चकों में भी ये सड़क से ये सड़क जाने के लिए बाद रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि सबके चक हो जाएगा। तो हमने कहा अभी से इसे प्रपोजल दो अंदर में कि भाई ये पगडंडियां भी हो, ये सड़क से अगर वो सड़क किसी को जाना है, और ऐसा बनाओ इसको कि कल को आने वाले जमाने में इसको ऑटो जा सके। ये 6 फुट 7 फुट की रोड आज से छोड़ दी जाए। झलोड़ी या राजस्व गांव, झलोड़ी के बाद जब काफी राजस्व गांव यहाँ से स्टार्ट होता है, इस कोने पर भी हमारा एक टुकड़ा है, तो इसमें धारी गांव भी आता है और इधर सेटा कोगरा इस टाइप के इसमें आगे काफी आता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास में एक ऐसा है कि कुछ हम चाहते हैं 300-400 गाड़ी का हमने बना के दिया, तो आप लोगों को दिखाया है ना। ये जो टर्निंग है गोल है ना, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद ये काटली हमारा राजस्व गांव लग जाता है, तो ये काटली राजस्व गांव द्वारा इसके अंदर ये सड़क, यही सड़क कंटिन्यू हो गई, ये घुस गई, ये आगे वो द्वाराट की ओर को यहाँ काटली गांव होते हुए निकलती है। तो इससे ऊपर वाले ये जो जमीन है 350 नाली, 350 लगभग 6 हेक्टर, इसमें तो ऑलरेडी आपका फंक्शन यानी जो भी कहिए आपको कागजी कार्रवाई फिट है। हमने जमीन के अलग अलग लोग निकालते हैं। इसके नीचे को धारी, ये गांव है, धारी के लोग भी यहाँ पर होंगे, वो लोग भी तैयार हैं। इसके साथ साथ इधर को सेटाक, जैसा कि सेटाक की वो भी एक अलग चक है, बता रहे हैं। जैसे हमारा ये अलग चक है 350 नाली का, ऐसे 250-300 नाली का ये अलग चक है, ऐसी ये 150-300 नाली का ये अलग चक है। तो इस तरह से इनको भी यदि हम कन्विंस करें तो ये आ सकते हैं। ये तो तैयार है, ये 350 नाली वाला तो पूरा आज की तारीख को रेडी है। तो इस तरह से ये झलोड़ी पंचायत के अंदर या क्या कहते हैं राजस्व गांव, और एक कातुली राजस्व गांव के अंदर ये हुआ। आप इसमें देख सकते हैं कि केवल तिवारी ने आपको बताया कि इसमें गाँव में चक बनते हैं, चकों का मुंह रोड के हिसाब से होता है, और रोड पे जीप रोड दी जाती है। बस की अगर नहीं हो, नेशनल रोड नहीं बनेगी उस पर, लेकिन यह है कि आपका मार्ग ढूंढने के लिए बीच में जीप रोड, जैसे कि आप अगर कभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में जाओगे तो चक टू चक एक पगडंडी दी जाती है, एक बैलगाड़ी का रास्ता है। तो इसी तरह का हमारे चक टू चक भी रास्ते बनते हैं, तो ये प्रावधान भी इसमें है। तो आप ये देखिए कि ये मत कीजिए कि हमें रोड की जमीन मिलेगी रोड से बाहर, क्योंकि अगर कानूनन चकबंदी के हिसाब से होती है तो आपके गांव को 2 पार्ट में हिस्सा किया जाएगा, बीच में रोड जाएगी, दोनों तरफों को चकों का मुंह जो है चक की तरफ होगा, और आपको सुविधाएं इसमें होंगी। और अभी जिस तरह से एक्ट की बात आ रही है 2020 चकबंदी की, इसमें देखिए 205 गांव जिन्होंने चकबंदी के बारे में लिखा है। ये जो है केदार सिंह रावत जी, जो चकबंदी के पहले कमेटी के भी मेंबर रहे थे, तो इन्होंने कहा है कि 207 गाँव ने चकबंदी के बारे में लिखा है, जिसमें विभिन्न गाँव वगैरह का भी हम विवरण दे रहे हैं, उनके लोगों की भी आपको बात बता रहे हैं। लेकिन सरकार ने अभी वहाँ पे कोई कानून व्यवस्था और सहयोग नहीं किया। और इसी तरह से केवल तिवारी जी ने जो झलोड़ी में अपना एक चक के लिए पूरा नक्शा तैयार किया हुआ है, उन्होंने सरकार का 70% काम करके रखा हुआ है कि उन्होंने नक्शा पैमाने लोगों को मना के किस तरह से चेक बनेगा और किस तरह से वहाँ होगा, उन्होंने पूरा आपको जैसे विवरण आपको दिखाया किया हुआ है, लेकिन सरकार ने वहाँ पे भी कुछ नहीं किया। तो कहने का मतलब है 2020 एक्ट काम कैसे करेगा, जबकि रोल मॉडल गाँव के रूप में बना रखा है झलोड़ी में, तो उसको मानने से क्यों नहीं। इसमें एक बात और आ रही है, सबसे बड़ी चीज़ कि जो चकबंदी की बात थी, और जब हम लोगों ने चकबंदी की मांग की थी, सुबोध निहाल जिससे हम मिले थे कृषि मंत्री उत्तराखंड से, तब उन्होंने चकबंदी अधिकारियों की नियुक्ति की बात की थी, जिसमें पेपरों में ये किया था कि 707 पद भरे जाएंगे, लेकिन 707 पद भी नहीं भरे गए। तो अब चकबंदी एक्ट 2020 कैसे लागू होगा, ये समझ से परे हैं हमारे। और चकबंदी की बात, दूसरी चीज़ की पहाड़ों में जब लोग जाते हैं, ये भी प्रवासियों से हमारी बातें होती है, आप खबरें हमें लगातार देख रहे हैं, प्रवासी लोग भी ये कहते हैं कि हमें चकबंदी के बारे में नहीं पता। जब चकबंदी के बारे में हमारे यहाँ के किसानों को नहीं पता, तो वो चकबंदी की कैसे बात करेंगे, कैसे उनको समझ में आएगा। वो तो लगेंगे, हमको लगेगा कि सर हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। प्रवासियों को भी चकबंदी की जानकारी देना जरूरी है, और सरकार ये जिम्मा चकबंदी के उन सिपाहियों को दे सकती है जो चकबंदी ऐसे आंदोलन से जुड़े हैं, या वैष्णो माउंटेन भी लगातार चकबंदी की बात करता रहा है, इसको जन जन तक पहुँचाने का काम हम कर सकते हैं अगर नियमावली हमारे सामने आए। आप तो क्या फायदा हो सकता भाई फायदा तीन हो सकता जब एक से मॉडल पूरा नहीं सर हमारा, तो वे पर चक बंद सर अपन दीवार दिए जाए, आता वे में हम खेत पात भी कर सकते हो, देख भाव भी कर सकते हो, अपना मतलब बाढ़ कर सकते हैं। तो तब हम तब फायदा हुआ ना, तो हम कैसे होने के अलग अलग पूर्ण रहा, क्या में बांध रहा जाला, क्या में कुछ हाँ बेटा, बहुत बढ़िया बात है जो तुम पहाड़ों का आवाज़ हमर
गाँव गलियाव में हर एक जगह पहुँचना चाहिए, हर एक चीज़ देखना चाहिए। पर हम तो तुम लोगों से इसका बड़ा आशा भी चाहिए कि जन गवर्नमेंट है चकबंदी करना चाहिए तो बहुत बढ़िया बात है। चकबंदी एक समय डालो, सब चीज़ बढ़िया डालो है। मैं जब गुणी बांदर सुंगर घुड़ी काकड़ हमारे तो बूटी रहने मतलब वैसे हम बूट तो हम देना चाहो पर लड़का हम जा नहीं सकता। ये सब बेहतरीन सा है कि अब चकबंदी बहुत गवर्नमेंट है बहुत बड़ी सोच है और हम गवर्नमेंट है ये चीज़ बहुत ज़्यादा वैसे बोलना चाहो तो रिक्वेस्ट करना चाहो कि हम तो जख्म के चकबंदी वो तो वक्त में बिजली पानी सब चीज़ व्यवस्था हो जान से। मैं अपने उत्तराखंड पहाड़ में चकबंदी का समर्थन करता हूँ और लोगों से भी अपील करता हूँ कि उत्तराखंड में चकबंदी करवाने हेतु प्रयास करें। उत्तराखंड में चकबंदी होना बेहद ज़रूरी है। इस चकबंदी से लोगों को कुछ नए अनुभव मिलेंगे, नए कार्य करने का मौका मिलेगा और स्वरोजगार के बहुत सारे साधन और बहुत सारे क्षेत्र प्राप्त होंगे। इसलिए मैं उत्तराखंड में चकबंदी का पूर्ण सहयोग करता हूँ और सभी लोगों से अपील करता हूँ कि उत्तराखंड में चकबंदी के लिए सहयोग करें, अपना समर्थन दें। जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं राजेंद्र सिंह रावत, ग्राम बिन मल्ला, उत्तराखंड में चकबंदी को पूर्ण समर्थन कर दूँ और आप सभी पहाड़ी लोगों से भी निवेदन करना चाहूँ कि आप लोग भी चकबंदी का आवाज़ उठावा और सरकार तक पहुँचावा। किले कि आज को समय देखी गई इन लगड़ू कि स्वरोजगार करना चकबंदी बहुत ज़रूरी चा। इसलिए आप सभी लोग चकबंदी को समर्थन और सहयोग करें। एक जगह पे हमें एक चक मिल जाएगा तो हम अपनी इच्छा अनुसार उस पर खेती बाड़ी कर सकेंगे, बागवानी कर पाएंगे, पशुपालन, डेयरी अगर हमने खोलनी है तो हम एक डेयरी खोल पाएंगे, मुर्गी पालन कर पाएंगे, मत्स्य पालन कर पाएंगे, फूलों की खेती करनी है। लेकिन ये तभी संभव है कि जब हमारे पास एक चक होगा। ऐसा मेरा मानना है कि अगर चकबंदी जो नियमावली को बहुत दृढ़ता के साथ सरकार अगर लागू करती है और लोग उसका सदुपयोग कर पाते हैं। इसके साथ साथ मैं सरकार से एक निवेदन भी है कि वो एक कठोर भूमि बंदोबस्त का भूमि कानून का लाना भी बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार चकबंदी ज़रूरी है उसी प्रकार भूमि कानून को लाना, उसको लागू करना भी बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड में चकबंदी को लेकर विगत कई 40-45 सालों से एक आवाज़ उठती आ रही है और जिस प्रकार से हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी की आज बहुत ज़रूरत महसूस होने लगी है, उसके लिए 2016 में पिछली सरकार ने चकबंदी विधेयक पास कर दिया है। लेकिन वर्तमान सरकार ने नियमावली लागू करने के लिए शीघ्र बात कही थी। अभी 2-3 दिन पहले एक कैबिनेट में एक प्रस्ताव आया है कि जिसमें चकबंदी नियमावली लागू करने की बात कही जा रही है और हमें खुशी है कि सरकार शीघ्र से शीघ्र पहाड़ों के बिखरी हुई खेतों को एक चक के रूप में कृषक को देने की मुहिम चलाए। और जिस प्रकार से आज कोरोना की महामारी के चलते अब लोग वापस गांव आए हैं और आ रहे हैं, तो एक अच्छा स्वरोजगार का अवसर भी है कि लोग यहाँ से बाहर पलायन नहीं करेंगे और वापस यहाँ की जो बिखरी खेती है उसे एक चक के रूप में देंगे ताकि लोग स्वावलंबी बने और अपनी आर्थिकी को सुधारें। उस निर्णय लेगी और जिस प्रकार से अभी सरकार ने एक मुहिम चलाई है कि कौन लोग वापस दोबारा जाना चाहेंगे, कौन लोग गाँव में रहना चाहेंगे, तो तभी वो लोग गाँव में सुरक्षित रह पाएंगे जब आप चकबंदी का मॉडल पेश करके दिखाएंगे और लोगों को समझा पाएंगे। चकबंदी के प्रेरणा स्रोत श्री गणेश गरीब जी के घर में पहुंचा हूँ। वो अपने आप इस घर में अपनी साधारण सी जिंदगी काट रहे हैं। नाम उन्होंने चंदन वाटिका रखा है।
पर वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपना साधारण सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अमेरिका में पहुंचे जहाँ पे हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे इस बारे में वार्तालाप करेंगे। मैं विक्रम पटवाल आज ग्राम 16 में पौड़ी गढ़वाल के उत्तराखंड के एक छोटा सा गांव है ग्राम 16, जहाँ के कि चकबंदी के प्रेरणा स्रोत श्री गणेश सिंह गरीब जी हैं, जिनके नाम को कोई मोहताज नहीं है। वो अपने चकबंदी के कारण वो देश विदेश में अपने जाने जाते हैं। तो उनसे मैं जैसे कल परसों हमें ज्ञात हुआ कि सरकार ने ये चकबंदी एक्ट लागू किया है, तो उनसे हम मिलने आए कि चकबंदी एक्ट जो सरकार ने लागू किया है तो उससे आपको क्या उम्मीद बनी है या आगे नियमावली में आप अपना क्या सुझाव देना चाहते। तो गरीब जी जैसे आपको भी ज्ञात होगा कि 2-3 दिन पहले अभी एक एक्ट बनाई है चकबंदी का, तो आप उससे किस प्रकार देखते हैं यार, आप क्या सुझाव देना चाहते हो सरकार को? देखिए, अभी सुना है हमने, क्योंकि बारी बार सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष कोई ऐसा खुलासा तो हुआ नहीं, लेकिन सुनने में आया कि सरकार ने चकबंदी के लिए नियमावली बनाई है और विधेयक पारित किया है। तो मैं समझता हूँ इसको थोड़ा नियमावली को खुला कर देते तो इस पर कुछ टिप्पणी लोग दे सकते थे, लेकिन इसको खुला रूप में अभी तक नियमावली कैसे बनी इसका अभी कोई मालूमात हम लोगों को मालूम नहीं। लेकिन चकबंदी वास्तव में पिछली सरकारों ने ही बनाई, उसको तो हम लोगों ने कह दिया था कि भाई वो नियमावली सही नहीं है, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। अगर वही नियमावली है तो मैं समझता हूँ चकबंदी उस नियमावली के आधार पर संभव नहीं। अगर करना चाहते हैं तो यहाँ के अनुसार नियमावली जानकार लोगों की सलाह लेकर के इस पर ठोस नियमावली बने और उन नियमों के आधार पर एक मैनुअल तैयार हो। जब तक मैनुअल चकबंदी का मैनुअल नहीं बनेगा तब तक चकबंदी की प्रक्रिया कैसे तय की जा सकती है। तो ये चीज़ है कि पहले नियमावली बने, नियमावली के आधार पर एक मैनुअल बने चकबंदी का, और मैनुअल के आधार पर तब आगे काम शुरू हो सकता है, नहीं तो खाली हवाई बातें होंगी। जैसे ये हम जानते हैं, हर कोई जानता है कि आप ये लगभग 40 सालों से 4 दशकों से इस चकबंदी के मुहिम में शामिल है और आपने सरकार को भी अपने कई सुझाव दिए होंगे और आप अपने गरीब क्रांति के सहयोगी हैं उनको भी, तो आप लोगों से भी सरकार ने कोई सुझाव मांगे इस प्रकार नियमावली बनाने के लिए, या अभी तक कोई आपको कोई सूचना मिली इस बारे में? देखिए, नियमावली के संबंध में वर्तमान सरकार ने विधेयक के संबंध में कोई भी जानकारी हमें नहीं है, जबकि सरकार ने शुरू में ही जब सरकार बनी थी तो कृषि मंत्री को ये चकबंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया था और उस समिति में हम भी एक सदस्य के रूप में थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि तब से अब तक 1-2 मीटिंगें जरूर विधानसभा में कृषि मंत्री जी ने बुलाई थी और उस मीटिंगों में हुआ था कि जल्द से जल्द नियमावली बनाई जाएगी, लेकिन आगे क्या हुआ इसका हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है। पिछले 2-3 साल से कोई न तो बैठक हुई और न ही कोई हमको जानकारी, तो राय लेने का कहीं सवाल ही नहीं। अभी तक कोई राय अभी तक नहीं है, मुझे कोई इस बात में कोई जानकारी मालूम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये कमेटियाँ बनती है, किस तरह की कमेटी, जब इसी तरह कमेटियाँ बना रहे तो इसी तरह सरकार की नियमावली भी बनी हुई। तो गरीब जी, एक सवाल है कि लोग सरकार जो है बहुत सारे लोग कहते थे कि चकबंदी होगी लेकिन गांव खाली होगी, लेकिन आज कोरोना जैसी वैसी महामारी बीमारी के कारण पूरे उत्तराखंड में जो है लोग आ गए हैं और आने के लिए अभी भारी संख्या में लोग आने के लिए तैयार हैं। जिन लोगों की प्राइवेट नौकरी थी, निजी फर्म में काम करते थे या मजदूरी करते थे, वो लोग अब उनका एक ही विकल्प था उनके पास कि गाँव चलो। गाँव लोग आ गए हैं,
तो रिवर्स प्लान जो है सरकार लगातार बात कर रही थी, प्लान आयोग बना, 3 साल प्लान आयोग बने हुए, लेकिन सरकार जो है रिवर्स प्लान नहीं करा पाई, लोगों को वापस पार नहीं ला पाई। लेकिन बीमारी कोरोना वापस ले आई है, भारी संख्या में गाँवों में आ गए लोग और गाँव के गाँव भर गए हैं। कैसे सरकार इनको रोकेगी और अब क्या सरकार के पास इनके लिए रोकने के लिए क्या विजन होगा और आपके क्या सुझाव है सरकार के लिए कि इन लोगों को यहीं पर जो है ये दोबारा जो है वापस न जाए? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ जहाँ तक पलायन रोकने का सवाल है, इसमें तो कोरोना ने मैं समझता हूँ बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस टाइम पे कोरोना नहीं होता तो ये लोग वापस नहीं आते, लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि ये लोग अपने गांव वापस आ गए हैं। और मैं समझता हूँ सरकार को अगर सद्बुद्धि आएगी और इनको वास्तव में उनको भूमि का चक दे करके, भूमि दे करके काम करने का एक आधार दे दिया जाए तो निश्चित रूप में ये लोग यहाँ पर मेहनत करेंगे, काम करेंगे और पलायन पर विराम लगेगा। वो तब वास्तव में पलायन रुकेगा और गांव आबाद होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्रम पटवाल अपने वरिष्ठ सहयोगी जगमोहन डांगी के साथ ग्राम सोला चन्ना वाटिका। चकबंदी के लिए लगभग 45 साल के प्रयासों के बाद अब इसकी नियमावली मंजूर हुई है और यदि पहाड़ की भूमि का स्थानीय जनहित में उपयोग चाहते हैं, पहाड़ का सही विकास चाहते हैं, पहाड़ के हितों की सुरक्षा चाहते हैं, तो व्यवहारिक सोच जरूरी है। इस बात पर गौर करें कि चकबंदी के लिए सबसे बड़ी कठिनाई नियमावली तो देखी नहीं है, पर ये कहा जा रहा है कि 50% भूस्वामियों की सहमति जरूरी है किसी भी गांव में। उसके अलावा चकबंदी के लिए सक्षम, समर्पित स्टाफ चाहिए होगा, साधन। ये जो काम जमीनी स्तर पे होने हैं, जिनके लिए साधन, समय, मैन पावर सब लगेगी, उसमें कितना समय लगेगा? जब नियमावली बनने में 40 साल के करीब लग गए जब से जनता की आवाज़ उठी चकबंदी के लिए, तो इसमें तो न जाने कितना समय लगेगा। इसलिए लगता नहीं कि कहीं निकट भविष्य में चकबंदी धरातल पे आएगी। दूसरा, मैं सभी सामाजिक संगठनों से भी ये बात करना चाहूँगा, देखिए आज बहुत बड़ी चीज़ है कि हम लोग एक रिवर्स प्लान जा रहे हैं। ये प्लान फिर वापसी आ सकता है अगर वहाँ पर उनको रोजगार, उनकी बातें ना मानी गई तो, या उनको उस तरह का ना दिया गया तो। क्योंकि चकबंदी का मुहिम चलाना जरूरी है। इसमें कई लोगों से मेरी बात होती है, 2 तरह के लोग होते हैं। साफ कहते हैं कि इसमें करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन उन लोगों को पूछिए, सरकार पिछले 19 सालों से करोड़ रुपए का बजट कभी बागवानी पे, कभी किस चीज़ पे, दुनिया भर की चीज़ों पर वहाँ दे रही है, इसका कोई विकास नहीं है, जो ध्यान सकता नहीं है। तो करोड़ रुपये वहाँ लगाकर यहाँ क्यों नहीं? चकबंदी में क्यों नहीं करोड़ रुपये वहाँ क्यों लगाया जा रहा है, यहाँ क्यों नहीं? तीसरा, कई लोग कहते हैं कि साहब वहाँ क्या रखा है, वहाँ कैसे होगा, हमारे यहाँ तो अब ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन चकबंदी अगर होती है, चक बनता है, तो वहाँ पर जिस तरह का भी मिट्टी है, पानी कम है, उस तरह की वहाँ पे खेती हो सकती है। सोयल टेस्टिंग करके, वहाँ का पानी की टेस्टिंग करके हर जगह अलग अलग तरह की खेतियाँ हो सकती है। ये चीज़ आप अदर देशों से चल सकती है, चाहे आप हिमाचल हो, यहाँ से भी आप ये जानकारी ले सकते हैं। अगर डेलीगेशन भेजा जाए, दिमाग से काम लिया जाए, तो आज जो रिवर्स प्लान हुआ है हमारे पहाड़ों की तरफ, इन लोगों को वहाँ रोका जा सकता है। ये लोग वहाँ रुके, वहाँ पर अगर खेती हुई, चकबंदी की बात चली, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पर शहर बसने शुरू हो जाएंगे, वहाँ पर हमारे लोग को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा के लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है तब। तो ये आज हमारी मुहिम थी, ये आपको दिखाई जा रही है। आपको कैसी लगी? चकबंदी की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इस मुहिम में आप सभी लोग शामिल हो, अगर प्रवास में गए हैं, हर प्रवासी को ये खबर को, चकबंदी की जानकारी को लेना बहुत जरूरी है। हमने संक्षिप्त में आज आपको दिया है और हम आगे भी आपको इस तरह की और जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।